हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से सप्लाई को पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार सप्लाई होता क्या है। हम लोगों ने डिमांड के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है अभी तक तो आप लोग जाकर देखिए। आईएससी बोर्ड का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है भाई, वहां पर हमने बहुत शानदार तरीके से सप्लाई को या डिमांड को डिस्कस करा है। आज हम लोग सप्लाई को डिस्कस करेंगे और सप्लाई के चैप्टर्स अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से बनकर निकल कर आते हैं। और अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से जानना चाह रहे हैं या इकोनॉमी को समझना चाह रहे हैं तो एक तरीके से आपको सप्लाई के बारे में या डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा, दिक्कत परेशानी हो सकता है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सप्लाई जो कि 12th आईएससी बोर्ड इकोनॉमिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज होगा इसका पहला पार्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें कि भाई आखिरकार हमारा सिलेबस क्या होगा, किसका, सप्लाई का। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से सप्लाई की चीजों को समझते हैं और इसमें द लॉ ऑफ सप्लाई एंड द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा था, अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी एक तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं और पहला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट से पहले कि हम लोग देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई पूछा है। स्टॉक को हम लोग इंटेंडेड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है, और सप्लाई को हम लोग एक्चुअल सप्लाई। तो कभी भी अगर आपके एग्जाम में आ गया, फिर अभी मैं डिस्कस भी करूंगा मैं कि अगर आ गया एक तो भाई स्टॉक और अगर सप्लाई आ गया डिफरेंस, जो कि बहुत बार पूछा गया है, फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, स्टॉक और सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, या फिर आपको पूछ ले कि इंटेंडेड सप्लाई या फिर एक्चुअल सप्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंटेंडेड सप्लाई को हम लोग एक तरीके से स्टॉक बोलते हैं और अगर बोला जाए हमारा एक्चुअल सप्लाई को सप्लाई के नाम से जानते हैं। एक होता है कि हम जितना सप्लाई करना चाहते हैं, एक है हमने जितना एक्चुअल में करा, तो जो एक्चुअल में हमने करा वो सप्लाई करा, लेकिन जितना हम करना चाहते हैं, जितना बनाकर रख रहे हैं कि हम इतना बना के रख रहे हैं, इतना चीज हमें बेचना है, तो इतना चीज बेचने से मतलब वो चीज आप बना के रखोगे तभी तो आप उसको बेचने की कोशिश करोगे। तो सिंपल सी बात है, उसका मतलब क्या, इंटेंडेड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद सप्लाई फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, उसके मीनिंग और सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है। ठीक है, उसके बाद डेरिवेशन ऑफ अ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम अ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व से मार्केट सप्लाई कर्व कैसे बनता है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मूवमेंट एंड शिफ्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, सप्लाई कर्व, फिर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और लास्टली क्या पढ़ेंगे हम लोग, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये आपके सिलेबस है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, आपके बोर्ड एग्जाम में यही पूछने वाला है। ठीक है, चलिए आई होप सो आपको सिलेबस थोड़ा सा क्लियर आउट हो गया होगा। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर रोक के लेना चाहते हो तो, ठीक है, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर तो ये प्रोवाइड हो ही जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई। अब जैसे कि हमने डिमांड में देखा था, डिमांड में एक चीज देखा था क्या, कि भाई फ्री का कोई भी चीज, या बोला जाए फ्री का कोई भी चीज अगर उपलब्ध है या फिर मार्केट में अवेलेबल है तो उसका डिमांड बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि नहीं, उसका डिमांड नहीं हो सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। इसका मतलब क्या है, डिमांड होने के लिए उसके लिए प्राइस होना जरूरी है। हम लोगों ने देखा था अगर किसी भी चीज का अगर डिमांड होता है तो उसका कहीं ना कहीं प्राइस होता है। अगर वो फ्री होगा तो वो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर आएगा ही नहीं। सेम उसी तरीके से बोला है, अगर इन अ फ्री इंटरप्राइजेस, अगर फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी में देखा जाए, इतनी खुली इकोनॉमी में देखा जाए तो क्या है भाई कि डिटरमाइन की जो इकोनॉमी प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर कभी भी किसी चीज का अगर प्राइस तय होता है या फिर प्राइस डिटरमाइन होता है, वो किसकी वजह से होता है, डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। जब हम लोग डिमांड और सप्लाई साथ में पढ़ेंगे तो भी देखेंगे। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई जब साथ में आते हैं तब एक तरीके से प्राइस डिटरमाइन होता है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस का। इक्विलिब्रियम प्राइस वैसा प्राइस होता है जिस पर एक्चुअल में मार्केट में जो है वो चीजें बिकती हैं और चीजें बनती हैं। मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस
अब मान लो कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, एक पर्सन है जो बेचना खरीदना चाह रहा है, या फिर ये क्या है, कंज्यूमर है। ठीक है, शानदार तरीके से समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एक कंज्यूमर है और एक दूसरा इंसान है बी, जो कि क्या है भाई, एक प्रोड्यूसर है। मतलब सिंपल सी बात है, एक सेलर है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर हो गया, एक सेलर हो गया। अब समझना यहाँ पर, अब मान लो कि जो प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस किया, अब वो किसी भी सामान को 5 रुपए में बेचना चाह रहा है। 5 रुपए में क्या बेचना चाह रहा है। अब अगर कंज्यूमर भी इसी प्राइस पर अग्री हो गया कि हाँ भाई मुझे ये चीज लेना है, परचेज करना है, इसका मतलब ये कैसा प्राइस हो गया, एक तरीके से ये सेलर सेल करना चाह रहा है 5 रुपए में और कंज्यूमर बाई करना चाह रहा है 5 रुपए में। तो दैट प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस एट विच द डिमांड एंड सप्लाई कैन बी डन, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सिंपल सी बात हम लोगों ने क्या देखा, बिना सप्लाई का या बिना सप्लाई को समझे हुए हम लोग इकोनॉमी को रन कर ही नहीं सकते। तो इकोनॉमी को अगर रन कराना है तो हमें इक्विलिब्रियम प्राइस पर लेके चलना होगा, और उसी तरीके से कंज्यूमर को देखते हुए प्रोड्यूसर अपनी प्राइस को ऊपर नीचे करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। तो supply of a commodity refers to the quantities of a commodity which a producer or a seller are willing to produce and offer for a sale at a various point of या various price during a particular period of time। इसका मतलब क्या, जितना भी क्वांटिटी एक सेलर बनाकर बेचना चाह रहा हो जिस भी प्राइस पर एक पर्टिकुलर साल में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। यहाँ क्लियर हो गया। तो वही बात बोलेगा, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी बनाना चाह रहा है, और प्रोड्यूसर और सेलर, और उसको जो प्रोड्यूस करके बेचना चाह रहा है जिस भी प्राइस पर, जो भी एक साल के पीरियड के दौरान, तो उसको हम लोग एक तरीके से, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि एक तो प्राइस के बारे में बात आया और एक क्वांटिटी के बारे में, कि जितने प्राइस पर, जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी बेचना जा रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम में, देख रहे हो, एक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब एक साल में, इसको पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं 1 ईयर, एक ईयर में जितना भी बेचना चाह रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, एक तरीके से उसको बोलेंगे सप्लाई। क्लियर। तो सप्लाई के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। यहाँ आप लोग सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। क्लियर, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारा क्या है, वो देखते हैं। नेक्स्ट है 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर देखा जाए विच नीडेड टू बी नोटेड इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, है कि नहीं। अभी सप्लाई हमने देखा कि जो भी सेलर है भाई, जो भी सेलर है जिस भी प्राइस पर बेचना चाह रहा है, ठीक है, जितना भी क्वांटिटी बेचना चाह रहा है, कितने, एक ईयर में, या एक जो अकाउंटिंग ईयर, या जितने भी टाइम पीरियड में, या पीरियड ऑफ टाइम में, जितने भी पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी सामान वो बेचना चाह रहा है। ठीक है, इसका मतलब प्रोड्यूस करके ऑफर फॉर सेल करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है, सेलर ऑफर फॉर सेल करना चाह रहा है, ऑफर फॉर सेल करना चाह रहा है। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा देखो डेफिनेशन से ये पता चलता है, सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी। याद रखना, सप्लाई वैसी क्वांटिटी है जो एक तरीके से डिजायर किया जाता है, विलिंग किया जाता है कि कितना एक तरीके से हम लोग एक्चुअल में सप्लाई करेंगे। तो हाउ मच प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल, कि कितना प्रोड्यूसर चाह रहा है कि हम कितना बेचेंगे, एंड नॉट हाउ मच दे एक्चुअली सेल। तो याद रखना कि अगर देखा जाए डेफिनेशन के हिसाब से, तो सप्लाई एक ऐसी चीज होती है कि जितना वो एक तरीके से बेचना चाह रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, एक तरीके से जितना विलिंगनेस दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर डिमांड का देखे होंगे, डिमांड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो भी डिमांड करता है, वो ये नहीं, अब वो सोच रहा है कि मैं कार लूंगा भाई 10 लाख का, 10 लाख का कार सोचने, डिजायर से डिमांड नहीं बनता। वो डिजायर कर रहा है भाई, वो इच्छा जता रहा है, वो विलिंगनेस दिखा रहा है कि नहीं, विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं 10 लाख रुपए का। लेकिन अगर उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब परचेजिंग पावर होना जरूरी है अगर डिमांड को क्रिएट करना है। और यहाँ पर क्या है कि अगर जितना भी विलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं भाई इतना प्रोड्यूस करके बेचना चाह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, सप्लाई के डेफिनेशन से ये पता चलता है। क्लियर। सेकंड थिंग टू नोट अबाउट द सप्लाई इज दैट सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू सम प्राइस। याद रखना, जिस तरीके से डिमांड के लिए प्राइस नेसेसरी था, डिमांड के लिए क्या था, प्राइस इज नेसेसरी, सेम उसी तरीके से सप्लाई के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। क्या सप्लाई के लिए भी, क्या सप्लाई के लिए भी
प्राइस इज नेसेसरी। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए, डिमांड एंड सप्लाई के लिए, दोनों के लिए क्या होगा कि प्राइस इज नेसेसरी, और हमने बताया इक्विलिब्रियम प्राइस इज नेसेसरी, जिस प्राइस पर एक्चुअल में कंज्यूमर खरीदना चाह रहा है और जितने में जो प्रोड्यूसर है वो बेच रहा है। ठीक है, लाइक डिमांड सप्लाई इज अ फ्लो वेरिएबल, और सप्लाई कैसा वेरिएबल है भाई? फ्लो वेरिएबल है। मतलब हमेशा हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं? एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। क्या? एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई? अगर कोई बोलेगा फ्लो वेरिएबल का मतलब तो कि एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम में। अगर पॉइंट ऑफ टाइम में डिनोट करेंगे तो स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। और अगर पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम लोग एक तरीके से डिनोट करें, मतलब कुछ साल में, कुछ महीने में, कुछ दिन के लिए हम लोग कुछ दिन लगा के या कुछ दिन का समय या फिर कुछ दिन के हिसाब से हम लोग सप्लाई डिमांड को काउंट कर सकते हैं। ऐसे हम लोग नहीं कि आज 1:02 में कितना सप्लाई हुआ, ये नहीं। ठीक है, हमेशा एक हफ्ता, एक महीना, इस तरीके से चीजों को लेकर चला जा सकता है। तो आई होप सो आपको थोड़ा सा इसके डेफिनेशन से चीजों का भी क्लियरेंस आया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ा जाए भाई। नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हमारा क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक, मतलब स्टॉक जो कि इंटेंडेड सप्लाई है और सप्लाई जो कि एक्चुअल सप्लाई है। तो इसके पहले हम लोग क्या जान लेते हैं भाई? डेफिनेशन जान लेते हैं। तो ठीक है, और एक तरीके से इसका डिफरेंस जान लेते हैं। डिफरेंस जानने के बाद आपको और भी सरल तरीके से मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखो, पहली बात बोला गया कि एक होता है इंटेंडेड सप्लाई और एक होता है एक्चुअल सप्लाई। इंटेंडेड सप्लाई को हम लोग स्टॉक का नाम देते हैं भाई, और जो एक्चुअल सप्लाई है उसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं सप्लाई का नाम देकर चलते हैं। क्या देकर चलते हैं? सप्लाई का नाम देकर चलते हैं। क्लियर? अब यहां पर देखो एक एक करके। Intended supply refers to the amount that a producer are willing to produce and sell at a given, कि जितना उसका खरीदने मतलब बेचने की इच्छा है और एक तरीके से जितना भी प्रोड्यूस कर वो बेचना चाहता है जिस भी प्राइस पर मार्केट में। एज्यूमिंग दैट नो कांस्टेंट ऑन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन पर कोई तरीके से रोक नहीं है। जितना वो बनाना चाह रहा है वो उतना बना सकता है और उसके हिसाब से जितना वो बेचना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो उसकी इंटेंशन है कि मैं मान लो कि वो ये सोच रहा है कि मैं भाई 500 पेंसिल बेचूंगा। ठीक है, 500 पेंसिल बेचूंगा। तो इसका मतलब क्या है? 500 पेंसिल, 500 पेंसिल आई विल सेल टू द मार्केट। ठीक है, सिंपल सी बात है ये बात। लेकिन एक्चुअल सप्लाई इज द अमाउंट दैट एक्चुअली प्रोड्यूस, जितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है, जितना एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है एंड मेड अवेलेबल ऑन द मार्केट, और जितना अवेलेबल किया जाता है। अब एक्चुअली मान लो कि उसने 300 ही बनाया भाई, जो कि मार्केट में बेच सकता है, मार्केट फॉर अ सेल, इन अ मार्केट फॉर सेल, जितना वो बेचना चाह रहा है। क्लियर? विच कैन बी अफेक्टेड बाय अनफॉर्चून लाइक प्रोडक्शन इश्यूज हो सकते हैं, चेंज इन कॉस्ट, बहुत सारी चीजों की वजह से इसमें कमी आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्चुअल सप्लाई, जो कि सप्लाई देखने को मिलता है। इंटेंडेड सप्लाई बेस्ड ऑन द प्लान प्रोडक्शन लेवल, कि हमने प्लानिंग बनाया था भाई, प्लानिंग के हिसाब से चलेगा ये, इसमें कोई चेंजेस वगैरह आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि जिस हिसाब से एक्चुअल सप्लाई, मतलब एक्चुअल सप्लाई में डिफर्स ड्यू टू द एक्चुअल सेल्स बीइंग हायर और लोअर व्हाट दे एंटिसिपेटेड। तो एक्चुअल सप्लाई क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, कम कैसे हो सकता है भाई? अब मान लो कि हमने सोचा था इतना, अब कम बिका तो क्या दिक्कत है? हमारा स्टॉक बढ़ गया एक तरीके से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। इट में चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन, इंटेंशन और एक्सटर्नल फैक्टर लाइक अ पॉलिसी चेंज। इसका जो चेंज है एक्सटर्नल फैक्टर, पॉलिसी चेंज की वजह से हो सकता है, लेकिन इट इज डिटरमाइंड बाय द एक्चुअल डिसीजन एंड द एक्शन ऑफ प्रोड्यूसर। ये क्या है कि एक प्रोड्यूसर किस तरीके से एक्शन ले रहा है, क्या हो रहा है, एक प्रोड्यूसर कैसे एक्शन ले रहा है, how action being taken, तो उसको हम लोग एक तरीके से क्या बोलेंगे, एक्चुअल सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, अ फार्मर प्लान टू सेल 100 kg ऑफ व्हीट इन अ मार्केट। क्या प्लान कर रहा है कि 100 kg ऑफ व्हीट हम मार्केट में बेचेंगे। द फार्मर एक्चुअल ब्रिंग्स 80 kg ऑफ व्हीट टू द मार्केट फॉर अ सेल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक्चुअल सप्लाई, और ये हमारा इंटेंडेड सप्लाई। सोच रहा था 100 किलो, अब 80 किलो वो बेच रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का एक तरीके से डिफरेंस हो गया इंटेंडेड सप्लाई और एक्चुअल सप्लाई में।
ठीक है, आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए कि जो मैं समझाना चाह रहा हूं अब एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, हमने क्या देखा, स्टॉक को क्या बोलते हैं भाई, इंटेंडेड, कि जितना वो एक तरीके से बनाना चाह रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है। क्या इंटेंडेड सप्लाई मतलब विलिंगनेस टू प्रोड्यूस, इसको हम लोग बोलेंगे विलिंगनेस टू प्रोड्यूस, सिंपल सी बात है, विलिंगनेस टू प्रोड्यूस। और इसमें व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितना प्रोड्यूस्ड हुआ, ठीक है, व्हाट एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। इसमें एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि एक, अभी जैसे कि मैं फार्मर लिया, ठीक है, फार्मर है भैया, ठीक है, याद रखिएगा, एक फार्मर है, वो फार्मर ये चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई अभी ना आने वाले साल में या फिर आने वाले समय में हम क्या करेंगे, 700 kg ऑफ एप्पल जो है वो एक तरीके से क्या करेंगे, एप्पल मार्केट में प्रोड्यूस करके बेचेंगे। तो मतलब ये विलिंगनेस दिखा रहा है कि हम 700, ये क्या है कि इंटेंशन दिखा रहा है या फिर ये विलिंगनेस दिखा रहा है, ठीक है, विलिंगनेस दिखा रहा है, विलिंगनेस दिखा रहा है कि मैं इतना बेचूंगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम किसी चीज की वजह से, डिमांड और सप्लाई की वजह से, किसी भी चीज की वजह से इसने क्या करा, एक्चुअल जो मार्केट में, एक्चुअल मार्केट फॉर अ सेल, एक्चुअल मार्केट फॉर अ सेल, फॉर अ सेल, एक्चुअल मार्केट फॉर अ सेल कितना ले गया भाई, मान लो 700 केजी, हो सकता है कि वो 600 किलो ही ले गया, 600 केजी एप्पल ले गया मार्केट में बेचने के लिए, ठीक है, एप्पल में फॉर सेल, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर क्या है कि सप्लाई इज द एक्चुअल थिंग विच इज बीइंग डन, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से अलग है। लेकिन अगर यहां देखा जाए कि अगर इंटेंडेड और एक्चुअल सप्लाई में, तो सप्लाई को एक्चुअल सप्लाई बोलते हैं, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस, और स्टॉक को हम लोग इंटेंडेड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जितना मार्केट में ले जाना चाह रहा है, और यहाँ पर है क्या, जितना वो बनाना चाह रहा है, जितना वो स्टॉक क्रिएट करना चाह रहा है अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। तो आई होप सो इंटेंडेड सप्लाई और एक्चुअल सप्लाई के बीच में छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। अब आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, अब आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से सप्लाई जो होता है इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने डिमांड में देखा था, बहुत सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पर भी जो सप्लाई होता है वो डिटरमाइन होता है बहुत सारी चीजों की वजह से, जैसे कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब मान लो किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर प्राइस है, मान लो इस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये उसका अगर प्राइस 50 रुपया है, ठीक है, तो 50 रुपया, तो इसका जो सेल होगा वो एक तरीके से बढ़ सकता है। और अगर इसका 60 रुपया प्राइस हो गया, ठीक है, तो एक तरीके से सेल और भी, या फिर इसको मान लो कि 40 रुपया हो गया, 40 रुपया क्यों, मतलब सेल क्या हो गया, कम हो गया। तो इसमें याद रखना कि जब प्राइस, ये सप्लाई में जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, और जब प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घटता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा इसको किसके नजर से देख रहे हैं, प्रोड्यूसर के। जब डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात आएगा तब अलग होगी, दोनों साथ में जब वर्क करेगा। यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं प्रोड्यूसर हूँ और मेरे पास मेरे चीजों का जो प्राइस ज्यादा होगा तभी तो हम ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर पाएंगे, तभी तो ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। तो एक्चुअल में जब इसमें प्राइस ज्यादा होता है तब इसकी क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होती है, जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है। ये जनरल थॉट है एक तरीके से लॉ ऑफ डिमांड का, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई का, ये बात याद रखना है। तो ये बोला गया कि प्राइस भी डिटरमाइन करता है भाई कमोडिटी का। गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, अब गोल भी, अब गोल प्रोड्यूसर का हो सकता है कि आने वाले समय में हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, हो सकता है कि हम कम प्रोडक्ट बनाए। तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाने के बारे में सोच रहा है तो अपनी प्राइस भी हाई रखेगा भाई, ठीक है। तो वो चीजें हैं। आगे अगर देखा जाए इनपुट प्राइसेस की, जो भी चीज उसमें रॉ मटेरियल वगैरह लग रहे हैं वो भी इफेक्ट करता है उसके सप्लाई को। सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल के प्राइस में चेंजेस होने की वजह से उसके सप्लाई में भी चेंजेस आ सकती हैं, तो ये भी एक तरीके से डिटरमिनेंट्स है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में भी सप्लाई, जैसे कि मान लो कि टी और कॉफी है भाई, टी और कॉफी में रिलेशन होता है, सिंपल सी बात है। तो अगर अगर मान लो कि टी की वो प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहा है तो उसका इफेक्ट जो होगा वो एक तरीके से कॉफी पर भी पड़ेगा, मतलब सप्लाई पर पड़ेगा।
मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना सप्लाई, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में भी सप्लाई, अगर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा हो गया तो सप्लाई अपने आप ही ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अगर टेक्नोलॉजी पहले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वैसे भी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर भाई, अब इंडस्ट्री मान लो कि स्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब सप्लाई कम होगा। अगर स्ट्रक्चर सही तरीके से बढ़ रहा है उसका, ठीक है, तो हम लोग एक तरीके से और भी ज्यादा बना सकते हैं। पॉलिसी और टैक्सेशन सब्सिडी, मतलब मान लो कि टैक्स एक तरीके से कम हो गया तो प्रोडक्शन क्या होगा, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या, सप्लाई जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। सब्सिडी, छूट मिलता है भाई, छूट मतलब क्या कि सब्सिडी अगर मिल रहा है आपको तो आप ज्यादा एक तरीके से प्राइस आप बचा पा रहे हैं और जिसकी वजह से आप अपनी प्रोडक्शन या फिर जो सप्लाई है उसको भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सब सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंजेस हो सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, नेचुरल फैक्टर हो गया, फिर एग्रीमेंट अमंग द प्रोड्यूसर हो गया। जैसे यहाँ देखो, जैसे मैंने बताया था गोल ऑफ द फर्म, अब गोल ऑफ द फर्म एक अलग हो जाता है और थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई गोल कोई रखता है, ठीक है, यहाँ है कि एक्सपेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा तब जाके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा भाई वो। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन कितनी अच्छी है, अगर ट्रांसपोर्टेशन खराब है तो सप्लाई एक तरीके से सही समय पर मार्केट पर फॉर सेल नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो ये सब सारे कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि याद रखना है। इसको ज्यादा डिटेल में ना याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, इसको नहीं पूछा जाता ज्यादातर, अगर पूछा भी जाएगा तो विच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स इज डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस, उस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आ सकता है वो आ सकता है आपका, देखिए यहां से सप्लाई फंक्शन से, याद रखिएगा सप्लाई फंक्शन। अब सप्लाई फंक्शन क्या होता है, अभी हमने डिटरमिनेंट पढ़ा, तो द सप्लाई फंक्शन इज द स्टेटमेंट व्हिच स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, कि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ इट्स कमोडिटी और उसके डिटरमिनेंट्स के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने वाले चीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई फंक्शन। ठीक है, क्या बोला गया, द सप्लाई फंक्शन हम लोग तब बोलते हैं जब वो क्या करता है, रिलेशन बताता है किसके बीच में, क्वांटिटी सप्लाइड एंड कमोडिटी, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, देखो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स के बीच में जो रिलेशन बताता है, एंड इट्स डिटरमिनेंट्स, कि भाई कौन कौन से डिटरमिनेंट्स की वजह से कौन कितने को हमारी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, उनके बीच के रिलेशन को बताता है कौन, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन को लिख सकते हैं, सप्लाई को एफ मतलब फंक्शन, पी एन ऐसे करके, ये सब सारे क्या है, डिटरमिनेंट्स हैं जो कि देखने को मिलेंगे। पी मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी जो कि एन तक जाएगा भाई, पी वन जो होगा या पी एन माइनस वन जो होगा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अदर देन एन, जो नंबर ऑफ गुड्स के अलावा जो प्राइस एक तरीके से निकल गया। जी मतलब क्या, गोल ऑफ द फर्म, जी मतलब गोल ऑफ द फर्म, मतलब कि एफ मतलब एक्सप्रेशन ऑफ द प्राइस ऑफ अ डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो रहे, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसकी वजह से चेंज होने की वजह से। टी मतलब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, ई मतलब क्या, सिंबल ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, जी मतलब क्या, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज वगैरह। एन का क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ द नेचुरल फैक्टर की वजह से अगर कोई सप्लाई में दिक्कत आए। एम स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है या उसमें कोई चेंजेस आता है तो उसका जो डायरेक्ट असर पड़ता है वो आपको सप्लाई पर देखने को मिलता है। मतलब जितने भी डिटरमिनेंट्स की वजह से जो भी क्वांटिटी सप्लाइड में रिलेशन एस्टैब्लिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसको हम लोग सप्लाई फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक देखिए शांति थोड़ा सा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होगा, लास्ट टॉपिक आज का क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई हमारा ये बोलता है, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई हमारा ये बोलता है, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सप्लाई कौन करता है, सेलर करता है या फिर प्रोड्यूसर, याद रखना सेलर या प्रोड्यूसर, इसको हम लोग कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी नहीं देखेंगे। आप ये समझना कि मैं एक सेलर हूं, मैं किसी एक प्रोडक्ट को या कोई भी एक प्रोडक्ट को मैं बेच रहा हूं मार्केट में। अगर आप सेल कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो अगर आप सेल करेंगे तो जब आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ी रहेगी तब आपकी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, बढ़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि जब प्राइस बढ़ा हुआ है इसका मतलब आपको ज्यादा पैसा मिल रहा है भाई, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। और जब आपका प्राइस कम रहेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड कम रहेगा। एंड अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, सेट्रिस पेरिबस, एंड अदर
अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, और सारे जितने भी डिटरमिनेंट्स हैं रिमेन्स कांस्टेंट, और तो सारे कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ प्राइस रोल प्ले करेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट्रिस पेरिबस ऑर्डर। जो रिमेन कांस्टेंट हो रहा है ना, सेट्रिस पेरिबस ऑर्डर, कि एक ऑर्डर में बना रहे और सारे में कोई चेंजेस ना हो, सिर्फ जो है प्राइस में चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये लॉ ऑफ डिमांड है। तो अगर देखें रिलेशनशिप बिटवीन, क्या बताता है भाई, लॉ ऑफ सप्लाई, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड नहीं, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बता रहा है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में, क्वांटिटी सप्लाई के बीच में रिलेशन बता रहा है। तो ये पूरा लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट, अदर थिंग रिमेन्स constant and the same of the quantity any commodity that a firm will produce and offer for a sale rises with a rise in price and falls with a fall in a price। कि अगर प्राइस बढ़ने से जो होता है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाता है, और क्वांटिटी प्राइस घटने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई बोलकर चलेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम को देखिए। डायग्राम में क्या बोला भाई कि जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता चलेगा, मतलब 1 पर हमने 5 कर रहा था मान लो, ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई में 1 पर 10 आया, या फिर ऐसे करके ना चलो तो इसमें ऐसे देखते चलो, इसको थोड़ा सा ऐसे करके चलता है। जो भी प्राइस पर, मतलब जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी बेचा जा रहा था, खरीदा जा रहा था, इसको ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे देखो, मतलब यहां पर जो है शुरुआत में 0 था भाई, तो यहां 1 था, तो हम लोग यहां से यहां क्वांटिटी जाना चाहिए था, क्वांटिटी सप्लाइड। 0 प्राइस पर तो कुछ नहीं होगा ना, तो यहां से देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब प्राइस हमारा बढ़ रहा था तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रहा है। तो यहां देखो, इसका जो डायरेक्शन होगा सप्लाई का, वो क्या होगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। क्या होगा भाई, अपवर्ड डायरेक्शन होगा, सिंपल सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। और अपवर्ड डायरेक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, अपवर्ड डायरेक्शन का सिंपल सा बात है, यहाँ पर इसका जो कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड, जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, अपवर्ड कर्व होगा। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो अपवर्ड कर्व का इसका सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों के बीच में, मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई, डायरेक्ट रिलेशन है, अगर एज पर द लॉ ऑफ डिमांड देखा जाए, सॉरी लॉ ऑफ सप्लाई देखा जाए, डिमांड नहीं सप्लाई देखा जाए। ठीक है, तो आई होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके आगे जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व को। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार तरीके से।